नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में, संघीय कार्यपालिका के बारे में, और आज मैं उसका जो है आपको तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम जो है उसको पढ़ा रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप सब उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, और फिर पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सैन्य शक्तियाँ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे राजनयिक शक्तियाँ, और फिर आपातकालीन शक्तियाँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी उन्मुक्तियाँ दी गई हैं और राष्ट्रपति कौन कौन से अभी तक भारत में हुए हैं। ठीक, तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे है स्क्रीन पे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत, ये मैंने आपको नीति निर्देशक तत्वों में भी बताया होगा कि संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। ठीक, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है। राष्ट्रपति को इस क्षेत्र में विशेष अधिकार नहीं है, मतलब न्याय संबंधी राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियां दी गई हैं। और कौन कौन सी हैं? अनुच्छेद 72 के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो उसे क्या है? क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है। फिर दूसरी शक्ति क्या दी गई है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने की या क्षमा करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। माने जब यह राष्ट्रपति को प्रतीत हो, माने उसे जब ये लगे कि विधि तथा तथ्य सार्वजनिक महत्व का है, तो वह क्या करता है? उच्चतम न्यायालय से इसके लिए अनुच्छेद 143 के तहत क्या करता है? सलाह मांगता है। और उच्चतम न्यायालय जो भी उसे जो है सलाह देगा, वह उसे मानना ना मानना किस पर डिपेंड है? उस पर डिपेंड है, राष्ट्रपति पर। ऐसा नहीं है कि जो भी सलाह वो देगा मानने को बाध्य है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि तथा तथ्य सार्वजनिक महत्व का है, किंतु वह तो वह क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय से राय या परामर्श मांग सकता है, किंतु वह उच्चतम न्यायालय की राय मानने को बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य अनर्ह है या नहीं, यह निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय करके करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को या सदस्य जो चुना गया है लोकसभा या राज्यसभा का, निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण अगर चुना गया है, तो वह अर्ह है, माने उसे, या अनर्ह है, यह कौन बताएगा? राष्ट्रपति बताएगा। लेकिन इसमें वह किसकी सलाह लेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा। ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। किसे है?
राष्ट्रपति को। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में। पहला हमें यही ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है। फिर भी कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है मृत्युदंड में। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण का कोई सदस्य है, ऐसा निर्वाचन आयोग की राय से राष्ट्रपति करता है। और 14 क्या है, अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसी है, राष्ट्रपति को। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो यही आपको ध्यान देना है, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख बजट प्रस्तुत करवाता है। मतलब बजट किसकी आज्ञा से प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति। लेकिन ये पूछेगा क्या कि किस अनुच्छेद के तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि धन विधेयक, वित्त विधेयक या अनुदान मांगे हमेशा लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व आज्ञा से ही प्रस्तुत की जाती है। इसीलिए दोबारा आप जानते होंगे कि उसकी जो है राय लेना दोबारा जब ये सदन में पेश हो जाता है या पास हो जाता है तो फिर से वित्त विधेयक या धन विधेयक पर उससे राय नहीं मांगी जाती, उसे केवल साइन करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब उसकी पूर्व आज्ञा से ही आ रहा है तो फिर उस पर उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, भारत की आकस्मिक निधि पर भी उसका नियंत्रण होता है। ठीक, आगे क्या है, अनुच्छेद 280 के तहत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह वित्त आयोग का गठन करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, 280 के तहत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कौन सी हैं। तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल, जल और नौसेना, जल को ही क्या कहा जाता है, नौसेना, और वायुसेना का प्रमुख होता या प्रधान सेनापति होता है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 53(2) में। वह तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां कौन सी हैं। तो आप जानते हैं कि राजनयिक मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड। तो भारतीय संघ का प्रमुख होने के कारण राजदूतों की नियुक्ति व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है। विदेशों से संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। कभी भी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के नाम से नहीं होगा, वह राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा, क्योंकि निश्चित रूप से राष्ट्रपति ही क्या होता है, पूरे देश का मेन होता है। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो संविधान में 3 तरह के संकट काल का वर्णन है, अतः राष्ट्रपति को 3 प्रकार के संकटकालीन अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति के अधिकारों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान से समझें। राष्ट्रपति को जो अधिकार दिए गए हैं आपातकालीन, उसमें जो है 3 हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है, पहला क्या है, अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह
राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या है कि 1978 के पहले ये था कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका कुछ एक आध बार दुरुपयोग हुआ। इसीलिए क्या हुआ कि अब यह 1978 के बाद से यह कह दिया गया है कि हमेशा राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भी और खत्म करने के लिए भी मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट ही मैंने बनाया है, राष्ट्रीय आपात के लिए या लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति आवश्यक है। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, मतलब यदि किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा प्रतिवेदन देता है तो राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद के दोनों सदनों से 2 माह के भीतर आवश्यक है। मैंने वो लगाएगा भले, लेकिन संसद के दोनों सदनों से 2 माह के भीतर इसका अनुमोदन पास कराना होगा। ठीक है, नहीं तो इसका दुरुपयोग होने लगेगा। फिर देखिए, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अधिकार है। मतलब जब राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि निश्चित रूप से राज्य या भारत देश की वित्तीय स्थिति खराब है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक एक बार भी अवसर नहीं आया जब भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। बाकी इसके बारे में हम लोग जब राष्ट्रपति के वित्तीय अधिकार या आप कहें कि आपातकालीन अधिकार वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर और ज़्यादा विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति को कौन कौन सी उन्मुक्तियां दी गई हैं? उन्मुक्तियां भी एक तरह से क्या होता है, अधिकार होता है। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति को निम्न उन्मुक्तियां दी गई हैं। ये राष्ट्रपति के लिए भी होता है और राज्यपाल के लिए भी। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। मतलब जो कार्य उन्होंने किया है वो निश्चित रूप से उनके ऊपर कोई क्लेम किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता। क्यों? उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि शासन कौन चलाता है? मंत्रिपरिषद। तो वो सिर्फ उस पर क्या है, उसके आधार पर काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इसलिए अपने कार्यों के लिए वो कभी भी किसी न्यायालय में जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति या राज्यपाल को पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास का आदेश न्यायालय नहीं दे सकता है। मतलब जब तक वो अपने पद को धारण किए हैं न्यायालय कभी भी किसी भी कार्य के लिए उन्हें दोषी या गिरफ्तार करने का आदेश नहीं दे सकता। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा था PCSJ में दोस्तों कि यदि राज्यपाल अपनी गाड़ी से जा रहा हो और उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस पर किस धारा के तहत जो है कार्रवाई होगी। तो उसमें यही आपको ध्यान देना था कि उसमें उस पर कोई भी धारा नहीं लगाई जा सकती जब तक कि वह अपने पद पर आसीन है। ठीक है, ये उनकी क्या है, उन्मुक्तियां हैं। तो ये हुआ इसका पूरा अधिकार और कार्य। ठीक, थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं भारत के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक हुआ और उनकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है राष्ट्रपति कार्यकाल विशिष्टताएं। ठीक है, या विशेषताएं। देखिए ये क्रमांक है, नाम है, कार्यकाल है, विशिष्टताएं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 से 1962 तक 2 कार्यकाल के लिए रहे। ठीक है, 1952 में पहली बार इनको चुना गया था, बाकी उसके पहले नियुक्त थे। ठीक, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनकी विशेषता क्या थी? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे
माने राष्ट्रपति बने, 1962 से 1967 तक रहे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, पहली विशेषता। ठीक। तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, 13 मई 1967 से 1969 तक, और इनकी विशेषता यह थी कि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। वीवी गिरी 3 मई 1969 से ये अगस्त 1969 तक थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ठीक है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, और इसके बाद ये कार्यवाहक रहे। ठीक है। वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से द्वितीय चक्र की 1974 तक रहे, और इनकी विशेषता ये थी कि द्वितीय चक्र की मतगणना के दौरान ये विजयी हुए। ठीक है, और चुने गए। फिर उसके बाद आप जानते हैं वीवी गिरी हो गए, 6 राष्ट्रपति हम लोगों ने देखा। अब 7वें थे फखरुद्दीन अली अहमद, ये 24 अगस्त 1974 से 77 तक रहे, और इनकी भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक। बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक, और तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। आइए एक बार फिर से पहले रिवीजन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा वीवी गिरी, हिदायतुल्ला, वीवी गिरी, फिर से हो गए। ठीक। फिर उसके बाद 7वां फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद देखते हैं बीडी जत्ती 1977 से ये 25 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे। ठीक है। उसके बाद 9वां है नीलम संजीव रेड्डी, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछता है। 25 जुलाई 1977 से 1982 तक रहे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है। फिर उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है, 10वें राष्ट्रपति थे। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे, किस लिए? डॉग संशोधन विधेयक में। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है। फिर क्या है, आर वेंकट रमन थे 11वें राष्ट्रपति, 1987 से 92 तक, सर्वाधिक आयु में राष्ट्रपति हुए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और 1997 से 1997 तक ही रहे, लेकिन 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया। ठीक है। डॉक्टर KR नारायणन प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक मिसाइल वैज्ञानिक थे। डॉक्टर प्रतिभा देवी पाटिल 2007 से 2012 तक थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और डॉक्टर प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति अभी तक थे। ठीक। तो ये हुए हमारे सभी राष्ट्रपति, और ये हुआ हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे 2 बार कम से कम रिवाइज करें। नमस्कार।